नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टडी कैफे में। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश विषय के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, इंग्लिश विषय आज हर कंपटीशन में सबसे महत्वपूर्ण रूप से माना गया है और सबसे महत्वपूर्ण रूप से इसमें हर कंपटीशन में ये पूछा जाता है। दोस्तों, इंग्लिश को लेकर के स्टूडेंट्स के बीच में एक बहुत बड़ा फोबिया रहता है। स्टूडेंट इंग्लिश विषय की बारीकियों के बारे में समझ नहीं पाते और वे इंग्लिश विषय को अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पाते और इसी वजह से कंपटीशन फील्ड में वह बहुत ही कमज़ोर साबित होते हैं। मैं इस YouTube चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको इंग्लिश संबंधी कई सारी जानकारियां मैं आपको दूंगा और इंग्लिश संबंधी जो फोबिया है मैं उसे दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों, इंग्लिश विषय में स्टूडेंट्स की कई सारी कमियां रहती है और वो उन कमियों को लेकर के इंग्लिश विषय में बहुत पीछे चले जाते हैं। इंग्लिश विषय की वो जड़ को समझ नहीं पाते हैं। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश विषय की बारीकियों के बारे में मैं समझाऊंगा और बेसिक से मैं आपको इंग्लिश के जितने भी फंडामेंटल्स है और जितने भी टॉपिक्स है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश विषय के बेसिक के बारे में और छोटी छोटी गलतियां हम कहाँ करते हैं और कहाँ से हमें शुरुआत करनी चाहिए उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। डियर स्टूडेंट, विद्यार्थी इंग्लिश विषय में कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जिनके बारे में वो जानकारी रख पाते हैं और इंग्लिश के बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझ नहीं पाते, इसीलिए एग्जाम में वो इंग्लिश विषय में कमजोर साबित होते हैं और इंग्लिश विषय को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। मैं डॉक्टर महेंद्र सारण इस प्रकार की आपकी जितनी भी कमियां हैं इस प्लेटफॉर्म पे मैं इसे दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा और आपको बेसिक से लेकर के मैं एग्जाम संबंधी हर प्रकार की जानकारी, किस तरह के टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब की जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगा इस YouTube चैनल पर। और हम प्रत्येक टॉपिक के पूरे सब्जेक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे, पूरे मैटर को यहाँ कवर करेंगे और किस एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देते हुए इन सारी कमियों को दूर करने का प्रयास करूंगा। डियर स्टूडेंट, आज इंग्लिश हर स्टेट लेवल, हर सेंट्रल लेवल के एग्जाम में यह पूछा भी जाता है। अगर हम बात करते हैं SSC और बैंक की तो इनमें इंग्लिश विषय बहुत डीप लेवल पर पूछा जाता है और स्टूडेंट अपने आप को इंग्लिश से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। डियर स्टूडेंट, इंग्लिश को हम यहाँ पर 4 भागों में पढ़ेंगे, जिसमें पहला भाग ग्रामर से रिलेटेड होगा, दूसरा भाग कंपोजिशन से रिलेटेड होगा, तीसरा भाग जो रहेगा वो एडवांस इंग्लिश से रिलेटेड रहेगा और 5वें भाग में हम वोकैबुलरी संबंधी जानकारी लेंगे। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म, इस YouTube चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के चारों वर्ग के बारे में, इंग्लिश ग्रामर के फंडामेंटल्स के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, वोकैबुलरी के बारे में और एडवांस इंग्लिश के बारे में कि आजकल किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं SSC लेवल पर और बैंक लेवल पर और स्टेट लेवल के एग्जाम में, उन सभी की यहाँ पर जानकारी लेंगे। इसीलिए आप मेरे साथ बने रहिए इस YouTube चैनल पर और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपको हर प्रकार की जानकारी इंग्लिश संबंधी मैं इस YouTube चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पे आपको दूं। डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश विषय की पहला सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक के तहत मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बारीकी से मैं तुम्हें बताऊंगा, इसके कंसेप्ट के बारे में, इसके फंडामेंटल्स के बारे में आपको समझाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके कॉमन एरर के बारे में, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में हम जानकारी लेंगे। लेकिन पहले आप इस पूरे टॉपिक को जानने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट यही गलती करते हैं, वो डायरेक्ट कॉमन एरर जैसे टॉपिक्स पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, टॉपिक को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट, आज हम हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला हमारा टॉपिक रहेगा वर्ब, क्रिया। डियर स्टूडेंट, मेरा मानना है कि वर्ब अंग्रेजी का एक ऐसा टॉपिक है जिस पर पूरा इंग्लिश विषय टिका हुआ है। अंग्रेजी को अगर हमें समझना है तो हम वर्ब्स इस टॉपिक से ऐसी कई जानकारियां ले सकते हैं
जो इंग्लिश विषय से संबंधित है। डियर स्टूडेंट, हमारे कई टॉपिक जो इंग्लिश से रिलेटेड है वो वर्ब से कनेक्टेड है। जैसे कि अगर आपको वर्ब की अच्छी नॉलेज है तो आप वर्ब से एक्टिव, पैसिव, नरेशन, टेक क्वेश्चन, मॉडल्स, टेंस, ऐसे कई सारे टॉपिक्स है, कंडीशनल सेंटेंस, इनकी आप बारीकी से जानकारी कर सकते हैं। हम पॉइंट टू पॉइंट विषय को पढ़ नहीं पाते, इसीलिए हम अन्य टॉपिक्स को आसानी से समझ नहीं पाते। वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जिसके माध्यम से आप कई सारे इंग्लिश के सिलेबस के जो कई सारे टॉपिक्स हैं उनको भी आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। इसीलिए मैं मेरी चॉइस के अनुसार, मेरे अनुसार मेरा मानना है कि वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जिसके माध्यम से आप अच्छे तरीके से इंग्लिश के टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो। तो मैं आज वर्ब का टॉपिक ले रहा हूं। डियर स्टूडेंट, पहले तो आप वर्ब के बारे में जानिए। वर्ब, एन एक्शन इज डन बाय सब्जेक्ट, दैट इज वर्ब। सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है हम उसे क्रिया कहते हैं। डियर स्टूडेंट, वर्ब सेंटेंस मेकिंग के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझाऊंगा। सेंटेंस मेकिंग के लिए वर्ब एक अहम टॉपिक है। हमें वर्ब के टॉपिक को क्यों पढ़ना चाहिए, उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि वाक्य निर्माण के लिए वर्ब एक अहम टॉपिक है। सेंटेंस मेकिंग के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, फिर वर्ब की जरूरत पड़ती है और फिर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलाकर के हमारा सेंटेंस बनता है। जैसे कि मैं यहां पर एक एग्जांपल देने चाहूंगा। राम बॉट ए बुक, राम बॉट ए बुक। अब यहां पे राम एक सब्जेक्ट है, बॉट एक वर्ब है, ए बुक यहां पर एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। अगर मैं इस सेंटेंस में से इस वर्ब को यहां से हटा देता हूं तो राम जो सब्जेक्ट है, ए बुक जो ऑब्जेक्ट है, इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। वर्ब जो है वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करती है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कनेक्ट करती है। राम बॉट ए बुक, राम ने किताब खरीदी। इसीलिए जैसा कि मैंने कहा कि वर्ब सेंटेंस मेकिंग के लिए एक अहम टॉपिक है। वर्ब के बारे में हमें बहुत ही डीप नॉलेज होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं यहां पे। डियर स्टूडेंट, वर्ब हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए। वर्ब जो है वो हमें सब्जेक्ट की पहचान कराती है। सबसे पहली चीज सब्जेक्ट की पहचान कराती है। हमें सब्जेक्ट की पहचान वर्ब से होती है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है, यह हमें कैसे पता लगेगा, यह हमें वर्ब से पता चलता है। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा रवि प्लेज हॉकी, रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्ले हॉकी। अब यहां पे देखिए, यहां पे रवि सब्जेक्ट है, रवि एंड हिज फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। अब यहां देखिए, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब होती है। यहां पे रवि सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी यहां पे सिंगुलर आ रही है। ये एक वचन है, क्यों? क्योंकि यहां सब्जेक्ट भी एक वचन है। रवि एंड हिज फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट है, ये बहुवचन है, इसीलिए यहां पर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ये भी बहुवचन में यूज हो रही है। डियर स्टूडेंट, वर्ब का कंसेप्ट SSPP पे काम करता है। SSPP का मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होती है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होती है। यहां रवि सिंगुलर था तो वर्ब सिंगुलर हुई। यहां पे रवि एंड हिज फ्रेंड्स ये बहुवचन है तो वर्ब भी यहां पर बहुवचन में यूज हो रही है। तो जैसा सब्जेक्ट होता है वर्ब भी इंग्लिश सेंटेंस में वैसी ही यूज होती है। तो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि वर्ब को हमें पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि
वर्ब से हमें सेंटेंस में दिए गए सब्जेक्ट की पहचान होती है। सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है, इसका पता हमें वर्ब से लगता है, क्योंकि जो पैटर्न बना है वो सीधा पैटर्न है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। डियर स्टूडेंट, बिना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं बनता है, लेकिन आप वर्ब से एक पूरा सेंटेंस बना सकते हैं। वाक्य निर्माण के लिए वर्ब का होना जरूरी है। सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्ब अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है। डियर स्टूडेंट, दूसरा, वर्ब से टेंस की पहचान होती है। वर्ब से टेंस की पहचान होती है। डियर स्टूडेंट, टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी तरह से वर्ब पे बेस्ड है। टेंस समय, टेंस किसे कहते हैं? क्रिया के परिवर्तन को हम टेंस कहते हैं। टेंस की पहचान वर्ब से की जाती है। डियर स्टूडेंट, मैंने आप पहला टॉपिक वर्ब लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि वर्ब हमें सब्जेक्ट की पहचान कराता है। वर्ब से हमें टेंस की पहचान होती है। कैसे होती है जरा देखिए। डियर स्टूडेंट, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमें प्रेजेंट टेंस के बारे में बताती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो हमें पास्ट टेंस के बारे में बताएगी। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है यह हमें परफेक्ट टेंस के बारे में बताएगी। और जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो यह हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हमें यह बताती है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वर्ब से टेंस की पहचान होती है। जैसे मैं यहां एग्जांपल देना चाहूंगा। मैंने लिखा यहां पे, सुनील रीड्स बुक, करण प्लेड क्रिकेट। डियर स्टूडेंट, यहां देखिए वर्ब के साथ एस या ईएस आ रही है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब एस या ईएस आता है तो यह प्रेजेंट टेंस होता है, और प्रेजेंट में यह सिंगुलर होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में होती है जो प्लूरल होती है। यहां पे सुनील सिंगुलर है, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, सुनील सिंगुलर है इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आई। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें टेंस कौन सा है, तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आती है तो वह प्रेजेंट टेंस होता है। यहां देखिए, करण प्लेड क्रिकेट। अब यहां पे प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मैं आपसे पूछूं कि इसमें टेंस कौन सा है, तो आपका जवाब होगा कि इसमें पास्ट टेंस है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको कैसे पता लगा कि इसमें प्रेजेंट है, इसमें पास्ट है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वर्ब से हमें पता चलता है कि दिया गया वाक्य प्रेजेंट में है या पास्ट में है। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ है इसीलिए ये प्रेजेंट है। यहां पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसीलिए ये पास्ट है। तो डियर स्टूडेंट, मेरा मानना है कि वर्ब अंग्रेजी का एक ऐसा टॉपिक है जो ये इंग्लिश की एक बैकबोन है। वर्ब से हम कई सारे इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं उनको आसानी से कवर कर सकते हैं, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको ऐसे कई सारे टॉपिक्स के बारे में भी इसमें जानकारी दूंगा वर्ब वाले इस टॉपिक में, जिससे आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज होगी। मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब जो है किस तरह से सब्जेक्ट का काम करती है, वर्ब जो है किस तरह से नाउन में परफॉर्म करती है, वर्ब जो है वो किस तरह से एडजेक्टिव में परफॉर्म करती है। इस तरह से हम इस वर्ब के टॉपिक में आसानी से पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, तो ये तो रहा हमारा बेसिक नॉलेज वर्ब के बारे में कि हमें वर्ब क्यों पढ़नी चाहिए। अब हम चलते हैं, अब हम पॉइंट टू पॉइंट वर्ब के फंडामेंटल के बारे में जानकारी लेंगे। वर्ब कितने प्रकार की है और किस तरह से ये सेंटेंस में यूज होती है, और किस तरह से आप इसे लर्न कर सकते हैं, इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर मैं वर्ब की बात करता हूं तो वर्ब के दो भाग होते हैं। वर्ब के दो भाग होते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, फर्स्ट भाग, एक होती है फाइनाइट वर्ब और एक होती है
नॉन फाइनाइट वर्ब। एक होती है फाइनाइट वर्ब और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। हम यहां बात कर रहे हैं वर्ब के प्रकार के बारे में। वर्ब दो भागों में डिवाइडेड रहती है, एक होती है फाइनाइट और एक होती है नॉन फाइनाइट। डियर स्टूडेंट, फाइनाइट वर्ब को हम आप कह सकते हैं निश्चित क्रिया। डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूं फाइनाइट वर्ब की, तो वह क्रिया जो सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार बदल जाती है, हम उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जिसमें सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। यानी कि वह वर्ब जो परिवर्तित होती है, जिसमें बदलाव होता है, वह फाइनाइट वर्ब होती है। अब चलते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब पे। नॉन फाइनाइट वर्ब अनिश्चित क्रिया। वह वर्ब जो सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार नहीं बदलती है। जिसमें सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार कोई बदलाव नहीं होता है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। इस पर न सब्जेक्ट का कोई प्रभाव पड़ेगा, न कोई टेंस का कोई प्रभाव पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, वह वर्ब जो अपरिवर्तित होती है, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं होता, वह वर्ब जो फिक्स होती है, हम उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फिक्स कैसे होती है वो मैं आपको अगले उसमें बताऊंगा। अब आप यहां देखिए, अगर बात फाइनाइट वर्ब की करते हैं तो डियर स्टूडेंट, फाइनाइट जो वर्ब होती है वह एसएसपीपी के सिद्धांत पे काम करती है। यह वर्ब एसएसपीपी के अनुसार कार्य करती है। मैं इसे पूरा लिखना चाहूंगा ताकि आपको अच्छी नॉलेज रहे इसमें। एसएसपीपी के अनुसार कैसे कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल में आती है। तो फाइनाइट जो वर्ब होती है यह एसएसपीपी के सिद्धांत पे काम करती है। डियर स्टूडेंट, नॉन फाइनाइट वर्ब एसएसपीपी के सिद्धांत पे काम नहीं करती। जैसा कि मैंने बताया है, यह वर्ब फिक्स होती है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। न ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है और न ही ये टेंस की पहचान कराती है। अगर टेंस की पहचान अगर कोई वर्ब कराती है तो वो फाइनाइट वर्ब करवाती है। नॉन फाइनाइट वर्ब से किसी भी तरह के टेंस की पहचान नहीं की जाती है। तो हम बात कर रहे हैं वर्ब की। वर्ब एन एक्शन इज डन बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है हम उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब किसी की दशा के बारे में, किसी के अधिकार के बारे में और किसी के प्रभाव के बारे में, इनके बारे में हमें बताती है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि वर्ब के दो भाग होते हैं, एक होती है फाइनाइट वर्ब, एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलती है, टेंस के अनुसार बदलती है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं बदलती है। फाइनाइट वर्ब एसएसपीपी के सिद्धांत पर काम करती है, नॉन फाइनाइट वर्ब एसएसपीपी के अनुसार काम नहीं करती है, क्योंकि यह फिक्स होती है। अब हम जानकारी लेते हैं फाइनाइट वर्ब की। डियर स्टूडेंट, अब हम पहली वर्ब लेते हैं इसमें फाइनाइट वर्ब। जैसा कि मैंने कहा, फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो निश्चित होती है। किसके साथ निश्चित है? सब्जेक्ट के साथ निश्चित। जैसा सब्जेक्ट होता है वैसे वो निश्चित होती है। जैसा सब्जेक्ट है एक वचन तो वर्ब एक वचन, सब्जेक्ट बहुवचन तो वर्ब बहुवचन। हाँ,
हम ऑब्जेक्ट के अनुसार भी वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, क्योंकि एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में हम पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो पैसिव में जो ऑब्जेक्ट आता है उसी के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऑब्जेक्ट एक वचन तो वर्ब एक वचन, ऑब्जेक्ट बहुवचन तो वर्ब भी बहुवचन। तो अब हम यहां पर जानकारी लेंगे फाइनाइट वर्ब की। फाइनाइट वर्ब के बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है। डियर स्टूडेंट, काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। डियर स्टूडेंट, फाइनाइट वर्ब के दो भाग होते हैं। इसको दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। एक है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी है मेन वर्ब। डियर स्टूडेंट, फाइनाइट वर्ब को दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। एक है ऑक्सिलरी वर्ब, एक है मेन वर्ब। यह है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। और मेन वर्ब, इसे हम कहेंगे मुख्य क्रिया। डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं एक्साइलरी वर्ब की, तो एक्साइलरी वर्ब के तीन डिवीजन होते हैं। इसको तीन भागों में डिवाइडेड किया गया है। पहला जो भाग है इसका एक्साइलरी वर्ब का को तीन भागों में डिवाइडेड किया गया है। इसका पहला भाग है प्राइमरी एक्साइलरी, प्राइमरी एक्साइलरी, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। दूसरी है मॉडल एक्साइलरी, इसे हम भाववाचक क्रिया और इसे हम सहायक क्रिया के रूप में लिखेंगे। आप इसे लेक्सियल वर्ब भी कह सकते हैं। भाववाचक क्रिया मॉडल एक्साइलरी हो गई, और तीसरा है इसका मार्जिनल एक्साइलरी। डियर स्टूडेंट, एक्साइलरी वर्ब सहायक क्रिया, इसके तीन भाग हैं। प्राइमरी एक्साइलरी, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, सहायक क्रिया। दूसरी है मॉडल एक्साइलरी, भाववाचक क्रिया। और थर्ड है मार्जिनल एक्साइलरी, इसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, संयुक्त क्रिया। डियर स्टूडेंट, अगर बात हम प्राइमरी एक्साइलरी की करते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि आप इसे हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, सहायक क्रिया। डियर स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब यह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलती है, सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलती है। पहले आप एक्साइलरी, प्राइमरी एक्साइलरी के बारे में समझिए कि प्राइमरी एक्साइलरी कौन कौन सी होती है। डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं बी की फॉर्म की, तो बी की फॉर्म में आता है इजी, एम और आर, और वाज और वर। इज, एम, आर जो प्रेजेंट टेंस के बारे में हमें जानकारी देगा, वाज, वर जो हमें पास्ट टेंस के बारे में समझाएगी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलती है। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो हमें टेंस की पहचान कराती है। तो यहां पर फाइनाइट वर्ब में जो हम पहला डिवीजन पढ़ रहे हैं एक्साइलरी वर्ब, जिसका पहला भाग है प्राइमरी एक्साइलरी, जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। यह सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलती है। सब्जेक्ट एक वचन, ऑब्जेक्ट एक वचन तो हेल्पिंग वर्ब एक वचन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बहुवचन तो हेल्पिंग वर्ब बहुवचन। जैसा कि मैंने यहां पे लिखा है, बी की फॉर्म है इज, एम, आर जो प्रेजेंट टेंस को बताएगी, वाज व वर जो पास्ट टेंस को बताएगी। डियर स्टूडेंट, इसमें डू की हेल्पिंग वर्ब आती है। डू की हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं हम, तो डू और डज ये हमें प्रेजेंट टेंस के बारे में समझाएगी, और डिड ये हमें पास्ट टेंस के बारे में हमें बताएगी। डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं हैज की हेल्पिंग वर्ब की, तो हैज और हैव ये हमें प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएगी, और हैड हेल्पिंग वर्ब ये हमें
पास्ट टेंस के बारे में बताएगी। डियर स्टूडेंट, दोबारा आप समझिए, एक्जाइलरी वर्ब के तीन भाग होते हैं। प्राइमरी एक्जाइलरी, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, मॉडल एक्जाइलरी और मार्जिनल एक्जाइलरी। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलती है, जो एसएसपीपी के सूत्र के अनुसार कार्य करती है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? तो बी की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर, जो हमें प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएगी। वाज व वर, जो हमें पास्ट टेंस के बारे में बताएगी। डू की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, जो हमें प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएगी। डिड, ये हमें पास्ट टेंस के बारे में बताएगी। हैज की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज व हैव, जो हमें प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएगी। और हेड हमें पास्ट टेंस के बारे में बताएगी। ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कंडीशन के अनुसार समय समय पर यह बदलती रहती है। डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूं मॉडल एक्जाइलरी की, तो देखिए मॉडल एक्जाइलरी में मॉडल एक्जाइलरी जो भाववाचक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल एक्जाइलरी में अंतर होता है। हेल्पिंग वर्ब का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, जैसा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब वैसी होती है, लेकिन मॉडल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलती है। यह भाववाचक क्रिया होती है, यह एक्सप्रेशन के अनुसार बदलती है। तो हम यहां लिखेंगे यह भाव के अनुसार, यह भाव के अनुसार वाक्य में यूज होती है। अब भाव के अनुसार वाक्य में यूज कैसे होती है और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार कैसे यूज होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप केवल ये समझिए कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलती है और ये भाव के अनुसार बदलती है। अब आप देखिए कि मॉडल एक्जाइलरी कौन कौन सी होती है। डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट मॉडल और पास्ट मॉडल की, तो जहां कैन प्रेजेंट है कुड पास्ट में आएगा, मे प्रेजेंट है तो माइट पास्ट में आएगा, अगर सेल प्रेजेंट है तो शुड पास्ट में आएगा, विल प्रेजेंट है तो वुड पास्ट में आएगा, और मस्ट ये दोनों में यूज होती है। डियर स्टूडेंट, ये सारी जो वर्ब है ये भाव के अनुसार वाक्य में यूज होती है, इन पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम चलते हैं मॉडल एक्जाइलरी के बाद मार्जिनल एक्जाइलरी पे। अगर मैं बात करता हूं मार्जिनल एक्जाइलरी की, तो मार्जिनल एक्जाइलरी का मतलब होता है संयुक्त क्रिया। डियर स्टूडेंट, संयुक्त क्रिया का मतलब होता है वह वर्ब जो सहयुक्त, जो किसी के साथ युक्त, जो दोहरा कार्य करती है। दोहरा कार्य कैसे कि यह मार्जिनल जो एक्जाइलरी होती है यह मेन वर्ब, यह मेन वर्ब और मॉडल दोनों का कार्य करती है, दोनों का कार्य करती है। डियर स्टूडेंट, मार्जिनल एक्जाइलरी संयुक्त क्रिया जो है ये वह क्रिया होती है जो जरूरत पड़ने पर मेन वर्ब का काम भी करती है और जरूरत पड़ने पर यह मॉडल का भी काम करती है। अब कैसे, कौन कौन सी मार्जिनल एक्जाइलरी होती है जरा देखिए। अगर हम बात करते हैं मार्जिनल एक्जाइलरी की, तो मार्जिनल एक्जाइलरी में यूज टू, डेयर, नीड, ये वर्ब ऐसी होती है जो मार्जिनल एक्जाइलरी कहलाती है, जो जरूरत पड़ने पर मेन वर्ब का काम करेगी, जरूरत पड़ने पर मॉडल का काम करेगी, और इसमें एक ऑट टू। तो डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं फाइनाइट वर्ब की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, फाइनाइट वर्ब वह निश्चित क्रिया होती है जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलती है, जो टेंस की पहचान कराती है। इसके दो भाग होते हैं, एक्जाइलरी वर्ब और मेन वर्ब। एक्जाइलरी वर्ब सहायक क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया। अगर हम बात करते हैं एक्जाइलरी वर्ब की, तो यहां पर तीन तरह की एक्जाइलरी वर्ब होती है, जिसमें पहली एक्जाइलरी वर्ब है प्राइमरी एक्जाइलरी, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, सहायक क्रिया जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलती है। बी की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, जो हमें प्रेजेंट में आती है।
और इसमें आता है वाज वो वर्ब जो पास्ट में आता है, डू की हेल्पिंग वर्ब है डू और डज जो प्रेजेंट टेंस को बताएगी, और डिड जो पास्ट टेंस के बारे में बताएगी, हेज की हेल्पिंग वर्ब हेज व हैव ये हमें प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएगी, और हेड हमें पास्ट टेंस के बारे में बताएगी। मॉडल एक्जाइलरी भाववाचक क्रिया, यह भाव के अनुसार वाक्य में यूज होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राइमरी एक्जाइलरी एंड मॉडल एक्जाइलरी बोथ काइंड्स ऑफ वर्ब आर डिफरेंट टू ईच अदर, ये दोनों की दोनों वर्ब एक दूसरे से भिन्न है। जहां प्राइमरी एक्जाइलरी वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट पे काम करती है, मॉडल भाव के अनुसार वाक्य में यूज होती है। जैसा एक्सप्रेशन होता है मॉडल का यूज वाक्य में वैसे ही होता है। हाँ, मॉडल भी प्रेजेंट व पास्ट में यूज होती है। जैसा कि मैंने लिखा, कैन अगर प्रेजेंट है तो कुड पास्ट में आएगा, मेक प्रेजेंट है तो माइट पास्ट में, सेल प्रेजेंट है तो शुड पास्ट में, विल प्रेजेंट है तो वुड पास्ट में, और ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज होगी। तो इस तरह से मॉडल एक्जाइलरी भाववाचक क्रिया होती है जो भाव के अनुसार यूज होती है। और इसका तीसरा भाग स्टूडेंट्स मार्जिनल एक्जाइलरी, जिसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। यह मेन वर्ब और मॉडल दोनों का कार्य करती है, जो मेन जरूरत पड़ने पर मेन वर्ब बन जाए और जरूरत पड़ने पर मॉडल का कार्य करे, ऐसी वर्ब मार्जिनल एक्जाइलरी कहलाती है, जिनमें है हमारे पास यूज टू, डेयर, नीड और ऑट टू, ये मार्जिनल एक्जाइलरी में काउंट होती है। इस तरह से ये इसका बेसिक बनता है। डियर स्टूडेंट, ये थे एक्जाइलरी वर्ब के पार्ट्स, ये कैसे यूज होती है वाक्य में और किस तरह से इनके सेंटेंस वाक्य में आते हैं और किस तरह की हमें और नॉलेज इसके बारे में चाहिए, ये हम आगे सीखेंगे। अभी आप ये जानिए कि फाइनाइट वर्ब के दो भाग, एक्जाइलरी वर्ब और मेन वर्ब, जिसमें एक्जाइलरी वर्ब के 3 भाग हो गए। अब हम चलते हैं मेन वर्ब पे, मुख्य क्रिया के बारे में। अभी हम इसके बेसिक के बारे में ही जान रहे हैं कि एक्जाइलरी वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब कौन सी होती है। स्टूडेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स के मन में ये फोबिया होता है कि वह सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं रख पाते हैं और वो डायरेक्ट एग्जाम से संबंधित प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो पीछे रह जाते हैं। आप पहले, जैसे कि मैंने पहला टॉपिक लिया है वर्ब, आप पहले इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। तो अब हम एक्जाइलरी वर्ब के बाद चलते हैं मेन वर्ब पे, मुख्य क्रिया, कि मुख्य क्रिया क्या होती है और यह कितने प्रकार की होती है। डियर स्टूडेंट, मेन वर्ब मुख्य क्रिया जो फाइनाइट वर्ब का ही एक भाग है। मेन वर्ब मुख्य क्रिया यह भी एसएस पीपी के अनुसार कार्य करती है, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर, मेन वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, मेन वर्ब प्लूरल, और यह भी टेंस की पहचान कराती है। यह भी टेंस की पहचान, इससे भी हमें टेंस की पहचान होती है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, एक्जाइलरी वर्ब और मेन वर्ब बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों के दोनों भिन्न हैं, लेकिन इन दोनों से हमें सब्जेक्ट की भी नॉलेज होती है, ऑब्जेक्ट की भी नॉलेज होती है और टेंस के बारे में भी हमें पता चलता है। डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब मुख्य क्रिया, मेन वर्ब कौन कौन सी होती है तो मैं यहां बताना चाहूंगा। मेन वर्ब जिसे फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड में, थर्ड में, वर्ब फर्स्ट आईएनजी में और वर्ब फर्स्ट एस या ईएस में लिखा जाता है। जिस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, आईएनजी में, एस या ईएस में लिखा जाता है, यह सारी की सारी मेन वर्ब होती है। और इन सभी वर्ब से हमें टेंस की भी पहचान होती है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान हमें एसएसपीपी के सूत्र के अनुसार होती है। डियर स्टूडेंट, इन वर्ब को 2 भागों में डिवाइडेड किया जाता है। 2 भागों में ये वर्ब 2 तरीके से यूज होती है अंग्रेजी वाक्यों में। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी होती है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब। डियर स्टूडेंट,
मेन वर्ब जिसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी, एस या ईएस में लिखा जाता है। इसके दो भाग होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। अगर मैं बात करता हूं ट्रांजिटिव वर्ब की, ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, स का मतलब साथ में, कर्म। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? वह क्रिया जो अपने ऑब्जेक्ट के साथ यूज होती है, ऑब्जेक्ट के साथ यूज होती है। यानी कि वह वर्ब जिसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी, एस या ईएस में लिखा जाता है, अगर यह वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट की डिमांड करती है तो यह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। सकर्मक क्रिया, स का मतलब साथ, कर्म, जो अपने कर्म के साथ में आती है वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, जो वर्ब अपने ऑब्जेक्ट की डिमांड करती है। इनट्रांजिटिव वर्ब जिसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया यानी कि वह क्रिया जो विदाउट ऑब्जेक्ट के वाक्य में यूज होती है, वाक्य में यूज होती है, हम उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। डियर स्टूडेंट, दोबारा देखिए, मेन वर्ब मुख्य क्रिया जिसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी, एस या ईएस में लिखा जाता है, यह वर्ब दो भागों में डिवाइडेड होती है। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया जो अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट लेती है, एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया जो बिना ऑब्जेक्ट के वाक्य में यूज होती है। यानी कि जो व्हाट व हुम का जवाब दे, वह वर्ब जो व्हाट व हुम का जवाब दे, हम उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, क्योंकि जो व्हाट व हुम का जवाब होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और जब कोई वर्ब ऑब्जेक्ट ले लेती है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और जो व्हाट व हुम का जवाब न दे, हम उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो यहां पे मेन वर्ब के दो भाग, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। डियर स्टूडेंट, हम यहां पर एक एग्जांपल लेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आई एट, मैंने खाया, आई एट, मैंने खाया। अब व्हाट से प्रश्न पूछिए, क्या खाया? अब मैंने लिखा आई एट फूड, मैंने खाना खाया। तो आई हो गया सब्जेक्ट, एट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये फूड हो गया यहां पे ऑब्जेक्ट। अब जब कोई वर्ब जिसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी, एस या ईएस में लिखा जाता है, अगर वह अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है तो ये एट जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी, ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी, क्योंकि ये व्हाट का जवाब दे रही है। और जो व्हाट व हुम का जवाब न दे, जैसे कि मैं कहूं, मैंने लिखा यहां पे ही स्लेप्ट, वह सो गया। अब वह सो गया, इसमें व्हाट व हुम का क्या सो गया, किसको सो गया, इससे कोई मतलब नहीं, वाक्य यहीं पर ही खत्म हो गया, वह सो गया। जहां पर वाक्य वर्ब के बाद अपना पूरा अर्थ दे दे, वह इनट्रांजिटिव वर्ब में काउंट होता है। अब यहां पे जो व्हाट व हुम का जवाब स्लेप्ट से हमें नहीं मिल रहा है, तो यह स्लेप्ट जो वर्ब की एक सेकंड फॉर्म है, यह एक इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया मेन वर्ब के दो भाग होते हैं, एक ट्रांजिटिव और एक इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया जो अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट लाती है, इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया जो बिना ऑब्जेक्ट के वाक्य में यूज होती है। और मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी, एस या ईएस में लिखा जाता है। इस तरह से ये वर्ब के बेसिक फंडामेंटल है जो मैंने आज आपको समझाया है। वर्ब एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपके इंग्लिश विषय के कई सारे टॉपिक्स को ये कवर करता है। अगर आपको इसको बेसिक जानकारी अगर हो जाती है तो आप अंग्रेजी के टॉपिक से
के बारे में एक अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। जैसा कि आज हमने इसके बारे में पढ़ा है कि वर्ब में आज हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने फाइनाइट वर्ब के विभाजन को देखा। आज हमने फाइनाइट वर्ब के 2 विभाजन हुए, एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब के 3 पोर्शन होते हैं, मेन वर्ब के 2 पोर्शन होते हैं, एक ट्रांजिटिव और एक इनट्रांजिटिव। अब हम बात करने जा रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की, कि नॉन फाइनाइट वर्ब कैसी होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है उसमें सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट से कोई बदलाव नहीं होता है, टेंस संबंधी कोई बदलाव नहीं होता, ये फिक्स होती है। कैसे फिक्स होती है वो अब हम जानकारी लेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब किस तरह से फिक्स होती है। चलो डियर स्टूडेंट, अब हम जानकारी लेते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। नॉन फाइनाइट वर्ब जैसा मैंने पूर्व में आपको बताया, यह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलती है और यह फिक्स होती है। यह टेंस की पहचान नहीं कराती है। इस वर्ब से हमें टेंस संबंधी कोई जानकारी नहीं होती है, यह वर्ब फिक्स होती है। अब कैसे होती है, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब की, तो डियर स्टूडेंट इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव वर्ब यह 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाती है। इसी का ही एक भाग होता है जेरेंड वर्ब, जिसे वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी लगाकर लिखा जाता है। और इसी का ही एक थर्ड भाग होता है पार्टिसिपल वर्ब। डियर स्टूडेंट, मैं पुनः रिपीट करता हूं, नॉन फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलती है, जिससे टेंस की कोई पहचान नहीं होती है, जो फिक्स होती है। डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के डिवीजन के बारे में, तो नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 डिवीजन होते हैं। पहली होती है इन्फिनिटिव वर्ब, दूसरा होता है जेरेंड वर्ब और थर्ड होती है पार्टिसिपल वर्ब। डियर स्टूडेंट, पार्टिसिपल वर्ब के भी 3 भाग होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के लिखा जाता है। दूसरा भाग होता है पास्ट पार्टिसिपल, जिसे थर्ड फॉर्म के साथ लिखा जाता है। और थर्ड होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट, पुनः समझिए आप इसे। काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट की अगर हम बात करते हैं तो इसके 3 भाग होते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब, जेरेंड वर्ब और पार्टिसिपल वर्ब। पार्टिसिपल वर्ब के 3 डिवीजन होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे वर्ब के साथ आईएनजी में लिखा जाता है। पास्ट पार्टिसिपल, जिसे थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा आप यहां पे, जेरेंड वर्ब के भी हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है। डियर स्टूडेंट, जेरेंड वर्ब जिसमें वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, यह नाउन का काम करती है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, यह एडजेक्टिव का काम करती है। इन दोनों में यह डिफरेंस होता है। जैसा कि मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि हमें टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट के बारे में पता नहीं होता है,
इसीलिए हम इंग्लिश विषय में कमजोर साबित होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको वादा किया है कि मैं आपकी इन सारी कमजोरियों को इस प्लेटफॉर्म पे दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा, तो आप इसे अच्छे तरीके से समझिए। इन्फिनेटिव वर्ब, जिसमें हम टू के साथ वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, जेरेंड वर्ब में वर्ब के साथ आईएनजी आएगी जो नाउन का काम करेगी, और पार्टिसिपल जो वर्ब होती है डियर स्टूडेंट, यह वर्ब एक तरह से एडजेक्टिव का काम करती है और इसे 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें हम हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये सारे के सारे पार्टिसिपल एक तरह से विशेषण के रूप में काम करते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं, इनके बारे में अब हम जानकारी लेंगे। अभी आप केवल ये ध्यान रखिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 डिवीजन होते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब, जेरेंड वर्ब और पार्टिसिपल वर्ब। और जैसा कि मैंने बताया कि यह वर्ब फिक्स होती है, इनमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम इसमें अलग अलग बारीकी से अलग अलग के बारे में हम जानकारी लेते हैं। हम पहले इसमें लेंगे इन्फिनेटिव वर्ब। डियर स्टूडेंट, अंग्रेजी वाक्यों में हम एक से ज्यादा वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार वाक्य में यूज होती है। लेकिन इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग हम अंग्रेजी वाक्यों में एक से ज्यादा बार कर सकते हैं। इस तरह से इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हुए हम एक वाक्य में एक से ज्यादा वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेंस की पहचान और सब्जेक्ट की पहचान मेन वर्ब से होती है, इन्फिनेटिव वर्ब से इसकी पहचान नहीं की जाती, यह फिक्स होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्फिनेटिव वर्ब जिसे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। डियर स्टूडेंट, इसके बारे में आप समझ लीजिए कि इस वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद में होता है, पहले नहीं होता है। इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद में किया जाता है, इसका प्रयोग इनके पहले कभी भी नहीं किया जाता है। इस वर्ब से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान नहीं होती है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया। इस वर्ब के साथ हम एस, ईएस, आईएनजी, ईडी नहीं लगाते हैं। इनका प्रयोग हम केवल मेन वर्ब के साथ करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, ध्यान रखिए, मेन वर्ब के साथ ही आप एस, ईएस, आईएनजी, ईडी का प्रयोग कर सकते हैं। आप इन्फिनेटिव वर्ब के साथ इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इसे टू लगा करके ये क्लियरली फर्स्ट फॉर्म में यह लिखी जाती है। और मॉडल के बाद हम इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग हम मॉडल के बाद कभी नहीं करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम नॉन फाइनाइट वर्ब में पहली जो वर्ब है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इन्फिनेटिव वर्ब के, जो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म में आएगी। आप जरा इसके बेसिक रूल्स के बारे में समझिए। इस वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब व मेन वर्ब के बाद में किया जाता है। इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब व मेन वर्ब के पहले नहीं होता है। इस वर्ब से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कभी भी नहीं होती है, क्योंकि यह फिक्स होती है, चाहे टेंस प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो,
यह हर टेंस में यूज होती है। इस वर्ब के साथ हम एस, ईएस, आईएनजी, ईडी नहीं लगाते हैं। इन सब का प्रयोग मेन वर्ब के साथ होता है और इंफिनिटिव वर्ब का प्रयोग मॉडल के बाद हम इंफिनिटिव वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि हम यहां पर एक एग्जांपल लेना चाहेंगे, आप जरा यहां ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैंने लिखा यहां पे आई बॉट ए बुक, मैंने एक किताब खरीदी। आई वॉन्टेड टू रीड इट, और आई वॉन्ट टू रीड इट, और ही वॉन्ट्स टू रीड इट। डियर स्टूडेंट, यहां पे 4 एग्जाम्पल है। आई बॉट ए बुक, आई सब्जेक्ट है, बॉट मेन वर्ब की एक सेकंड फॉर्म, ए बुक एक ऑब्जेक्ट है। जब कोई मेन वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है तो वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। वह ट्रांजिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट की डिमांड करती है। अब यहां पर बॉट एक मेन वर्ब है। हम अंग्रेजी वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, लेकिन अंग्रेजी वाक्यों में हम एक से ज्यादा वर्ब का इस्तेमाल इंफिनिटिव वर्ब के साथ में कर सकते हैं। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब केवल एक ही वाक्य में यूज होती है, जो सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार यूज होती है। जरा सेकंड सेंटेंस देखिए, आई वांटेड टू रीड इट, इस सेंटेंस में भी टू रीड है। थर्ड सेंटेंस में आई वांट टू रीड इट, और फोर्थ है ही वांट्स टू रीड इट। इन तीनों सेंटेंस में टू के साथ रीड का इस्तेमाल हुआ है। ये तीनों की तीनों यहां पे इंफिनिटिव वर्ब है यहां पे ये। अब जरा देखिए, मैंने कहा था कि इंफिनिटिव वर्ब से टेंस की पहचान नहीं होती है, मेन वर्ब से टेंस की पहचान होती है। आई वॉन्टेड टू रीड इट, अब वॉन्टेड यहां पर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। मैं पूछूं कि इसमें कौन सा टेंस है, तो सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस के बारे में बताता है। अब यहां पर वॉन्टेड से पता लग रहा है, जो कि वर्ब की एक सेकेंड फॉर्म है, कि यह वाक्य पास्ट टेंस में है। टू रीड से हमें इसके बारे में पता नहीं लग रहा है कि यह कौन से टेंस से बिलोंग करती है, क्योंकि इंफिनिटिव वर्ब प्रेजेंट में भी यूज होती है और पास्ट में भी यूज होती है। जरा नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई वॉन्ट टू रीड इट, यहां पर वॉन्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। तो वांट से हमें पता चल रहा है कि इसमें प्रेजेंट टेंस है। टू रीड से हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यह हमें टेंस की पहचान नहीं कराती है। ये प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, इंफिनिटिव वर्ब फिक्स होती है। जैसे वांटेड के साथ टू रीड फिक्स है, वांट के साथ टू रीड इंफिनिटिव वर्ब ये फिक्स है। जरा यहां देखिए, ही वांट्स टू रीड इट। अब यहां पर वांट के साथ में एस या ईएस आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ही सिंगुलर है, यहां पर आई प्लूरल था, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। ही जो सर्वनाम है वो सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ एस या ईएस हो गया। जो भी बदलाव हुआ वो इस मेन वर्ब में हुआ है। यहां पर ईडी आ रहा है, यहां पर फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यहां एस या ईएस आ रहा है, क्योंकि ये मेन वर्ब है। बदलाव मेन वर्ब में होता है। इंफिनिटिव वर्ब जो होती है ये फिक्स होती है, इसमें इस तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। इंफिनिटिव वर्ब टू के साथ फर्स्ट फॉर्म में आती है, हम इसके साथ एस, ईएस, आईएनजी इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप ध्यान रखिएगा कि इंफिनिटिव वर्ब जब भी आएगी ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी, और इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद में भी किया जाता है और मेन वर्ब के बाद में भी किया जाता है। इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पहले हम नहीं करते हैं, और मॉडल के साथ कभी भी इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। इस तरह से इंफिनिटिव वर्ब का प्रयोग अंग्रेजी वाक्यों में करते हैं। अब इंफिनिटिव वर्ब अंग्रेजी वाक्य में कहां कहां यूज होती है, इसके बारे में भी आपको बारीकी से नॉलेज रखनी चाहिए। इसकी जानकारी अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू वेरी मच।